हाय फ्रेंड्स, आज जो है कि फिर से जो है कि 03 डेली सेट का जो है 03 सेट लाया हूँ। और जो है कि मैं फिर से बता देता हूँ, मैं अपने चैनल पर डीजे नॉलेज चैनल पर मेरे डीजे नॉलेज चैनल का फुल फॉर्मेट डायनामिक जॉब्स नॉलेज, जिसका हिंदी मतलब होता है सक्रिय काम का ज्ञान। जिसका हिंदी मतलब होता है सक्रिय काम का ज्ञान। कहने का अर्थ है कि आप कोई भी फील्ड में रहिए, सक्रिय रहिएगा, तब ज्ञान आपको काम आएगा। मैंने एक लाइन लिखी है, स्टडी स्लोली बट स्टडी रेगुलरली ओनली देन द गोल विल बी अचीव्ड। कहने का अर्थ है कि अध्ययन धीरे करें लेकिन नियमित रूप से अध्ययन करें, तभी लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तब जाके ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अध्ययन को प्रतिदिन करना है हमें, किसी भी दिन एक भी दिन जो है कि गैप नहीं होना चाहिए। अगर बीच में कभी कभार एक आध 2 दिन गैप हो जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अध्ययन में जो है कि कभी भी रुकावट नहीं आनी चाहिए। अब आते हैं 0.3 का जो है कि पहला सेट का पहला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने इसका नारा दिया। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं देता है? तो इसका आंसर होगा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का। राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है कि राज्यपाल करते हैं। राज्यों के मुख्यमंत्री को नियुक्ति जो है कि राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1951 ईस्वी में। इसका आंसर होगा 1951 ईस्वी में। आप लोग को लगता है मैंने क्वेश्चन को 2 बार बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि जो कि आपको एक ही सेट में जो है कि जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ वो जो है कि ठीक ढंग से याद हो जाए। आप लोग को एक ही जो है कि एक बार इसे देखिए और जो है कि आपको याद हो जाए, इसीलिए मैं 2 बार 3 बार बोल देता हूँ। और जो है कि मेरा हर हमेशा कोशिश रहता है क्या कि मैं अच्छा करूं, अच्छा दूं, अच्छा कंटेंट लाऊं। अगर इसमें कहीं से अगर आपको सुधार की ज़रूरत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सुधार की ज़रूरत अगर हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? सिक्किम भारत का एक राज्य किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? तो इसका आंसर होगा 35वें संशोधन के द्वारा, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है कि सिक्किम राज्य को जो है कि भारत का एक राज्य बनाया गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता क्या है? तो 34 है। भारत सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति क्षमता 34 है। और पहले जो था कि 24 था, पहले ये 24 था। ये जो है कि स्वीकृति क्षमता जो है कि जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, जो है कि अभी जो है वर्तमान में भारत में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 जज का जो है कि पीठ बना हुआ है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारत में पंचायती राज अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा बलवंत राय मेहता। इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता। इसका आंसर होगा बलवंत राय मेहता। और बलवंत राय मेहता ने जो है कि त्रिस्तरीय जो है पंचायती राज की व्यवस्था की थी। त्रिस्तरीय का मतलब पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर जो है कि करने की व्यवस्था किए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? इसका आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले बाबू को जो है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगर हमारा मेहनत पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो इसका आंसर होगा 1928 ईस्वी में। पहली बार साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो 1928 ईस्वी में जो है कि पहली बार साइमन कमीशन भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखी? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर जो होगा नीरज सी चौधरी ने। इसका आंसर जो होगा नीरज सी चौधरी ने। अब इस पुस्तक का जो है कि पूरा नाम जानते हैं। इस पुस्तक का जो है कि पूरा नाम इस प्रकार से है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए अननोन इंडियन, अ पैसेज टू इंग्लैंड, द कॉन्टिनेंट ऑफ सिर्स कल्चर इन द बेनिनिटी बेग क्लाइव ऑफ इंडिया। बेनिनिटी बेग क्लाइव ऑफ इंडिया जो है कि इस पुस्तक का पूरा नाम इस प्रकार से है, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए अननोन इंडियन, अ पैसेज टू इंग्लैंड, द कॉन्टिनेंट ऑफ सिर्स कल्चर इन द बेनिनिटी बेग ऑफ इंडिया। इसको जो है कि 1-2 बार पढ़ लीजिए तो आपको जो है कि समझ में आ जाएगा। अगर मेरी वीडियो को बैक करके देख लीजिए तो जो है कि आपको एक बार में दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। अब इस क्वेश्चन में बार बार आपको फंसने का चांस रहेगा, मैं इसके लिए जो है क्वेश्चन नीचे भी लिख दिया हूँ। इस क्वेश्चन में ये दो विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम जी थे। विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है कि APJ अब्दुल कलाम थे। यहाँ पर इंडिया बीन्स फ्रीडम के लेखक जो है कि अबुल कलाम आज़ाद हैं। और जो है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है कि APJ अब्दुल कलाम जी थे। APJ अब्दुल कलाम जी थे। इसको आप बार बार देख लीजिए, 2 बार 4 बार 5 बार जितना बार भी हो सके इसको आप जो है कि देख लीजिए, आपको जो है कि समझ में आ जाएगी। विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम जी और इसके सह लेखक जो थे अरुण तिवारी बाबू जी थे। अरुण तिवारी बाबू थे, बाबू बोल देते, सम्मान में बोल देते, अरुण तिवारी जी थे। तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम जी और इसके सह लेखक जो थे अरुण तिवारी जी थे। अरुण तिवारी जी इसके सह लेखक पूछा जाता, बार ये भी पूछा गया है कि विंग्स ऑफ फायर के सह लेखक कौन थे? अरुण तिवारी जी थे। अब जो है कि इसमें एक और मैं रिवाइज कर देता हूँ। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक अबुल कलाम आज़ाद और जो है कि विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम और इसके सह लेखक अरुण तिवारी जी हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या है? यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या है? यूनेस्को की कार्यभाषाएं क्या है? तो जो है अंग्रेजी और फ्रेंच है। यूनेस्को की जो है कार्यभाषाएं जो है कि अंग्रेजी और फ्रेंच है। अब जो है यूनेस्को से जुड़ा हुआ चीज़ आपको मैं बता दूं, यूनेस्को की जो है कि 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। यूनेस्को एक ऐसा संगठन है जो शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान, संस्कृति तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। उसकी आधिकारिक भाषाएं में 6 भाषाएं, उसकी आधिकारिक भाषा में 6 भाषा हैं। अरेबिक, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश। इसको जो है कि फिर से देख लीजिए, एक बार रिकॉल कर लीजिए। अरेबिक, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन, स्पेनिश। फिर से मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। अरेबिक, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रसियन और स्पेनिश भाषाएं शामिल है। यूनेस्को की कुल 6 आधिकारिक भाषाएं, लेकिन उसमें 2 ही भाषा जो है कि कार्य करने की भाषा है, अंग्रेजी और फ्रेंच। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा अरविंद घोष। इसका आंसर होगा अरविंद घोष। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अरविंद घोष ने लिखी। लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो अरविंद घोष ने लिखी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? लक्षद्वीप टापू कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर जो होगा दक्षिण पूर्व भारत में। दक्षिण पूर्व भारत में जो है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, स्थित है। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? अवस्थित है या स्थित है? तो दक्षिण पूर्व भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया? ये BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आंसर जो 1877 मिलेगा। 1877 इस जो है कि BPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो है कि मिलेगा। अब मैं इससे जुड़ा हुआ फैक्ट बता देता हूँ, इसका आंसर क्या होना चाहिए। विक्टोरिया यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की रानी 20 जून 1837 से 1901 में अपनी मृत्यु तक रही। वह जो है ग्रेट ब्रिटेन और जो यूनाइटेड किंगडम की महारानी जो है 1901 तक रही। इस समय को विक्टोरिया युग के रूप में जाना जाता है। इस समय को जो है कि विक्टोरिया युग के रूप में जाना जाता है। उनका जो है कि 63 साल और 7 महीने का शासन काल लंबा है। यह यूनाइटेड किंगडम के भीतर औद्योगिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सैन्य परिवर्तन का काल था। इस समय जो है 63 साल 7 महीने का जो टाइम था, 63 साल 7 महीने का जो टाइम था जो है कि यह यूनाइटेड किंगडम के भीतर जो औद्योगिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और सैन्य परिवर्तन का काल था और इसी ब्रिटिश साम्राज्य के एक महान विस्तार द्वारा चिन्हित किया गया। इसे जो है कि ब्रिटिश साम्राज्य के एक महान विस्तार द्वारा इसे चिन्हित किया गया। विक्टोरिया को जो है महारानी विक्टोरिया को जो ब्रिटिश साम्राज्य के एक महान विस्तार द्वारा इसे इन्हें चिन्हित किया गया था। और जो है कि अब आते हैं जो मेन पॉइंट पर आते हैं। 1876 में ब्रिटिश सांसद ने उन्हें भारत की महारानी का अतिरिक्त खिताब दिया। अब विकिपीडिया के अनुसार जो है कि विक्टोरिया जो है कि महारानी विक्टोरिया 1876 में जो है कि भारत की जो है कि महारानी बनी। भारत की सम्राज्ञी जो है कि 1876 में मिली। आपको कहीं कहीं 1857 भी मिलेगा और ये जो है कि हम भी कंफर्म नहीं है, लेकिन विकिपीडिया के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ 1876 इसका आंसर होना चाहिए। तो आप लोग जो है ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से जो है कि देख लीजिएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? तो 1876 होना चाहिए, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसका आंसर जो 1870 मिलेगा और कहीं कहीं आपको 1857 मिलेगा। तो इसलिए जो है कि आप जो है बहुत अच्छी तरह से कंफर्म होकर उसके बाद जो है कि एग्जाम हॉल में जाइए तो एग्जाम क्वेश्चन को टिक कीजिए और क्वेश्चन को रंगिए, तो जो है कि आपको बहुत फायदा करेगा। एक क्वेश्चन आपका जो है कि रिजल्ट खराब कर सकता है, रिजल्ट बना सकता है। तो
तो ये महारानी विक्टोरिया से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, साल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन को जो है कि आप बड़ी अच्छी तरह से जो है कि रिकॉल करके बढ़िया समझ के ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से समझ के 1877 इसका आंसर होगा या 1876 इसका आंसर होगा या 1857 इसका आंसर होगा। आप लोग जो है अपने ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से सोच लीजिए, समझ लीजिए। और ये विकिपीडिया के अनुसार जो 1876 है, हम भी जो है कहेंगे 1876 ही है, लेकिन हम कन्फर्म रूप से नहीं कहेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, कौन थे? तो इसका आंसर जो होगा हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर जी को जो है कि जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। ये दोनों जो है भारत में जन्मे, लेकिन जो है कि अमेरिकी नागरिक थे। ये जो है इसको अमेरिका की नागरिकता प्राप्त हो गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन हैं? परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो इसका आंसर होगा एच.जे. भाभा। एच.जे. भाभा परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो एच.जे. भाभा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय किसको जाता है? अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुशंसा और विकास का श्रेय किनको जाता है? तो इसका आंसर होगा बी साराभाई को। बी साराभाई को जाता है, जो है कि अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान और विकास का श्रेय बी साराभाई को जाता है। बी साराभाई को जाता है। आप लोग जो है कि इसको जो है फिर आते हैं। अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। इसका आंसर होगा विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए जो है कि कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बैक्स भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? एक बैक्स भारतीय हाथी का भार कितना होता है? तो 1000 किलोग्राम। 1000 किलोग्राम। ये सब जितना भी क्वेश्चन है कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये भी क्वेश्चन में ऐड कर दिया हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो इसका आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इसका आंसर जो होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। इसका आंसर प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरधोत्पादरी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिक रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? फिर से, सिरधोत्पादरी रिएक्टर एक बिजली पैदा करने वाला नाभिक रिएक्टर है जो किस प्रक्रिया से बिजली उत्पन्न करता है? तो इसका आंसर होगा विगलन प्रक्रिया के द्वारा। विगलन की प्रक्रिया के द्वारा यह करता है। विगलन की प्रक्रिया के द्वारा करता है। अब आते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में बोली जाने वाली प्रधान भाषा कौन सी है? स्विट्जरलैंड में बोले जाने वाली प्रधान भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर होगा जर्मन, फ्रेंच और इटालियन। जर्मन, फ्रेंच और इटालियन जो है कि होगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे 004 सेट में जो है कि डेली सेट में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा वीडियो जो है अगर आपको पसंद आ रहा है, हमारा मेहनत अगर आपको पसंद आ रहा है, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जो अपने ग्रुप में अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और इसमें सुधार के लिए हमें जो है कि कमेंट कर बताइए। आज के लिए जय हिंद।